अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हमने सीसी 2025 स्क्रीनिंग की जो है ना उसको सॉल्व कर रहे थे और उसके साथ साथ उसकी जो है ना एक्सप्लेनेशन कर रहे थे, तो हमने इसका ऑलरेडी एक पार्ट किया हुआ है जिसमें हमने मैं दिखा देता हूँ। यहाँ तक हमने 73 तक क्वेश्चंस किए थे। फर्स्ट पार्ट में यहाँ तक किए थे, तो अभी क्वेश्चन शुरू करेंगे 74 से। बट मैंने इसको एक जो है ना पीडीएफ फॉर्म में बनाया क्योंकि यहाँ पे मोनोग्राम वगैरह लगा हुआ है, तो इसलिए ये चीज़ क्लियर नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ से हम करेंगे, इसमें हमने अरेंज किए हैं क्वेश्चंस ताकि आसानी हो पढ़ने में और समझने में। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन शुरू करते हैं 74 से, जिसमें जो है ना क्वेश्चन क्या क्या है उनको देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच कंट्री वांट्स अ नॉन एग्रेशन पैक्ट मॉडल आफ्टर द हेलेंस्की अकॉर्ड बिटवीन एंड ईरान एंड मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज फॉलोइंग द एंड ऑफ ईरान वार। मतलब कौन सा कंट्री है जो चाहता है नॉन एग्रेशन पैक्ट लाइक हेलेंस्की अकॉर्ड। ठीक है, जो ईरान और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के बीच में होना चाहिए। वो जो है ना हेलेंस की अकॉर्ड को समझना होगा सबसे पहले। ये कोल्ड वॉर के टाइम 1975 की बात है। ये अकॉर्ड जो है ना डिप्लोमेटिक साइन किया गया था यूनाइटेड स्टेट, यूरोपियन नेशन एंड सोवियत यूनियन के दरमियान, जिसमें क्योंकि उनके आइडियोलॉजिकल राइवलरीज थी, तो उनमें डायरेक्ट जो मिलिट्री कन्फ्रंटेशन है उसको खत्म किया जाए, बाउंड्रीज को फॉर्मल इस्टेब्लिश किया जाए ताकि एक एक कंट्री की सोवेरेनिटी और उसके साथ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस बरकरार रह सके। तो ये मैंने इसके बारे में आपको बता दिया। तो कौन सा कंट्री ये चाहता है कि ईरान और जो अदर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं उनके दरमियान भी इस तरीके से पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो, तो वो है सऊदी अरबिया। क्योंकि सऊदी अरबिया का जो रियाद विजन है 2030 का, आपने देखा होगा, उसमें वो हम इंटायरली पीसफुल रीजनल माहौल चाहता है ताकि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सके। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? सऊदी अरबिया, जो आपने जहन में डाला। अच्छा, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कि अ पर्सन हु एब्सटेन्स फ्रॉम वर्ल्डली प्लेजर्स फॉर रिलीजियस रीजन इज कॉल्ड। जो वो पर्सन जो मटेरियल थिंग्स से एब्सटेन करता हो, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको हर्मेट, मॉन्क, सेंट, तो उसे एसेटिक कहा जाता है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जिसमें एसेटिज्म एक जो है ना बिलीव है, जिसमें फिजिकल डिजायर जो होती है उसको, या जो उसको प्योरीफाई किया जाता है सोल को, ताकि हायर स्पिरिचुअल नॉलेज को जो है ना अट्रैक्ट किया जा सके एंड गेट क्लोजर टू द डिवाइन। तो उसको कहा जाता है एसेटिक या एसेटिज्म। जो है ना व्हेन पर्सन एब्सटेंस फ्रॉम मटेरियल थिंग्स, तो एसेटिक उसे कहा जाएगा। बाकी हर्मेट किससे कहा जाता है? एब्सोल्यूट सॉलिट्यूड को कहा जाता है, आइसोलेशन को कहा जाता है, अ पर्सन अवे फ्रॉम द ह्यूमन सोसाइटी। मॉन्क क्रिश्चियनिटी के फॉर्म में यूज होता है, जो स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करता है। सेंट सूफीज्म, ये तो आपको पता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान होस्टेड अ क्वाड्रिलेटरल डिप्लोमेटिक मीटिंग इन मार्च 2026 विथ विच कंट्रीज। पाकिस्तान ने मार्च 2026 में क्वाड्रिलेटरल मीटिंग बुलाई थी, किस कंट्रीज के दरमियान थी ये? पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ईरान, पाकिस्तान, सऊदी, तुर्की, इजिप्ट, पाकिस्तान, यूएई, जॉर्डन, कतर, पाकिस्तान, यूएसए, यूके, फ्रांस। तो आपने याद रखना है, ये पाकिस्तान इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक हाई स्टेक्स टॉक्स हुई थी 2 दिन की। किन के बीच में? पाकिस्तान, सऊदी अरबिया, तुर्की और इजिप्ट, इन सब के फॉरेन मिनिस्टर्स आए थे। तो इनके बीच में ये हुई थी मीटिंग्स। किस लिए? ऑब्जेक्टिव्स क्या आते हैं? टू डी एस्कलेट द मिडिल ईस्टर्न टेंशन, यूएस ईरान मीडिएशन ट्रैक्स वगैरह को बहाल करना। तो ये कंट्रीज ने इस्लामाबाद में बैठ के टॉक्स की थी मार्च 2026 में। उसके बाद क्या है कि नेम द एल्डेस्ट सन ऑफ अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल के जो है ना बड़े बेटे का नाम क्या है? वो आपने याद रखना है, आफताब इकबाल। इकबाल जो थे, एल्डेस्ट सन थे अल्लामा इकबाल के। जावेद इकबाल यंगेस्ट सन थे अल्लामा इकबाल के। व्हाट वाज द नेम ऑफ कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना मदर? कि माँ का नाम क्या था? मिठी बाई, शेरीन बाई, सकीना बाई, फातिमा बाई। तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। मिठी बाई जो है वो अल्लामा इकबाल की मदर का नाम था, जो आपने याद रखना है। अच्छा, उसके बाद विच पास ज्वाइंस पाकिस्तान विथ अफगानिस्तान फ्रॉम चित्राल। कौन सी पास ज्वाइन करती है पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ चित्राल वाली साइड से?
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पासेस से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये कौन सी पास है? डोरा पास। डोरा पास जो है ये हिंदू कश माउंटेन रेंजेस में आती है, जो डायरेक्टली कनेक्ट करती है चित्राल डिस्ट्रिक्ट ऑफ केपी के और प्रो अफगानिस्तान का प्रोविंस है बदकशान या बुदकशान उसके साथ। ठीक है, तो ये दुरा पास होती है। और खैबर पास क्या करती है? खैबर पास पिशावर वैली और जलालाबाद अफगानिस्तान, तो उसको आपस में कनेक्ट करती है। और खुंजरे पास पाकिस्तान की साइड से गिलगित बल्तिस्तान जीबी और चाइना का जिनजियांग रीजन जो है, प्रोविंस जो है, उसको आपस में मिलाती है या कनेक्ट करती है। और लोअरी पास क्या करती है? चित्राल डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करती है दिर डिस्ट्रिक्ट के साथ, केपीके के साथ। ठीक है, तो ये डिफरेंट पासेस हैं जिनका मैंने आपको बता दिया। अच्छा, उसके बाद द करंट फेडरल अम्बड्समैन वफाकी मुहतसिब ऑफ पाकिस्तान कौन है अभी करंटली? एजाज अहमद, जावेद इकबाल, तारिक महमूद। तो वो है नवीद कामरान बलूच। पहले थे एजाज कुरैशी। अभी जो वफाकी मुहतसिब हैं, फेडरल अम्बड्समैन जिन्हें कहा जाता है, ये मार्च 2026 में नवीद कामरान ने रिप्लेस किया है एजाज कुरैशी को। और अभी जो है करंटली, जब तक ये वीडियो बन रही है, नवीद कामरान बलूच है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फोरेंसिक हैंडराइटिंग एनालिसिस व्हिच फीचर इज कंसिडर्ड मोस्ट रेजिस्टेंट टू डिस्गाइज? अच्छा, अभी ये क्या होता है कि फोरेंसिक हैंडराइटिंग एनालिसिस में जो पर्सन होता है वो इंटेंशनली अपनी लेटर की साइज भी चेंज कर सकता है, सिग्नेचर स्टाइल भी चेंज कर सकता है, राइटिंग स्लैंड भी चेंज कर सकता है। बट जो पेन का प्रेशर होता है ना, वो लार्जली कंट्रोल्ड होता है मसल्स की मूवमेंट्स पे या राइटिंग की हैबिट्स में। तो ये मेकिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू अल्टर, तो ये चेंज नहीं हो सकता थ्रू आउट अ डॉक्यूमेंट्स। तो जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स होते हैं वो कंसीडर करते हैं किसको? पेन प्रेशर को। दैट वाज द मोस्ट रिलायबल फीचर फॉर आइडेंटिफाइंग अ राइटर। ठीक है, तो ये डिस्गाइज रेजिस्टेंट करता है पेन प्रेशर, ये आपने याद रखना। उसके बाद इन फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी विच ऑर्गन इज कंसिडर्ड द मोस्ट रिलायबल फॉर डिटेक्टिंग क्रोनिक पॉइजनिंग? तो इसमें भी आपने याद रखना है ब्रेन, लंग्स, किडनी, लिवर जो होता है। वैसे लिवर लिवर का मेन फंक्शन क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन का काम होता है। क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन का होता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स का होता है, स्टोरिंग करता है सर्टेन टॉक्सिक सब्सटेंस को। बट इन क्रोनिक केसेस, लॉन्ग टर्म में पॉइजनिंग में जो लिवर होता है उसमें पॉइजन वगैरह एक्यूमुलेट होता है। तो वो इंपॉर्टेंट आर्गन होता है किसके लिए? फोरेंसिक एनालिसिस के लिए। तो लिवर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद क्या है? खीरथर नेशनल पार्क लाइस इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध? खीरथर नेशनल पार्क कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स में आता है? कराची, ठट्ठा, दादू, कराची, हैदराबाद, दादू, दादू एंड ठट्ठा। तो आपने याद रखना है खीरथर नेशनल पार्क ये लाई करता है दादू एंड कराची के बीच में। ठीक है, खीरथर ये सेकंड लार्जेस्ट पार्क है पाकिस्तान में। नंबर वन है हिंगोल नेशनल पार्क। ठीक है, और सेकंड पे आता है ये। और ये दादू डिस्ट्रिक्ट जो है और उसकी कराची डिस्ट्रिक्ट की साइड, मलिर वाली साइड, जो नॉर्दर्न साइड है, वहां से ये आता है। तो ये इनके बीच में आता है, दादू और कराची के बीच में। ठीक है, द रोडी हिल्स इन सिंध आर जियोलॉजिकली फेमस फॉर रोडी, जो सक्कर साइड वाली हिल्स हैं, क्योंकि इसलिए जो है ना सिग्निफिकेंट है या फेमस है, आपने याद रखना है। वहां पे लाइमस्टोन एंड फ्लिंट डिपॉजिट ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, लाइमस्टोन जो रॉक्स वगैरह में मिलते हैं, मतलब वो एंशंट सीज वगैरह में कवर्ड थे, रॉ मटेरियल है जहाँ से रीजनल इकोनॉमी या माइनिंग वगैरह होती है। तो लाइमस्टोन एंड फ्लिंट चार्ट जिसे कहा जाता है, या रेजर शार्प एजिस स्ट्रक्ट्स होते हैं, ये वहाँ वहाँ पे ज्यादा मिलते हैं। रोडी हिल्स हिल्स में लाइमस्टोन ज्यादा पाए जाते हैं। जैसे कोल्ड रिजर्व्स थर्ड थर थर वाली साइड ज्यादा पाए जाते हैं, ऐसे ही जो लाइमस्टोन वगैरह है ये रोडी हिल्स में ज्यादा पाया जाता है। ये आपने ज़हन में रखना है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि द इंडस डेल्टा मैंग्रोव्स फॉरेस्ट इन सिंध आर ग्लोबली सिग्निफिकेंट बिकॉज, जो इंडस डेल्टा मैंग्रोव फॉरेस्ट है ये सिंध में है, ये ग्लोबली सिग्निफिकेंट क्यों है इतना? देर आर द डेंसेट There are the densest mangroves globally. They are the oldest mangrove in Asia. They are the only freshwater mangroves. They are the largest arid zone mangroves in the world. अच्छा,
आपने याद रखना है कि जो इंडस डेल्टा मैंग्रोव फॉरेस्ट है ये कोस्टल रीजन है सिंध की, वहां पे लोकेटेड है। तो ये लार्जेस्ट मैंग्रोव एरिड जोन मैंग्रोव है दुनिया में। क्यों है? क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है कोस्ट लाइन को फ्रॉम स्टॉर्म्स एंड इरोजन्स। ठीक है, स्टॉर्म्स वगैरह जो आती हैं, इरोशंस वगैरह जो आती हैं, उससे बचाता है। या ये हैबिटेट है किसका? बर्ड्स का, वाइल्ड लाइफ का। ठीक है। तो ये एब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को एंड रिड्यूस करता है क्लाइमेट चेंज को। तो इसलिए इसको लार्जेस्ट एरिड जोन मैंग्रोव माना जाता है, इसलिए ये सिग्निफिकेंट है पूरी दुनिया में। उसके बाद है द स्टडी ऑफ ह्यूमन फेस इज कॉल्ड मेंसुरेशन, होरोलॉजी, फिजियोनोमी, साइनोलॉजी। तो आपने याद रखना है कि ह्यूमन फेस की स्टडी को कहा जाता है फिजियोनोमी। क्या कहा जाता है? फिजियोनोमी कहा जाता है स्टडी ऑफ ह्यूमन। ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, फिजियोनोमी। उसे कहा जाता है मेंसुरेशन। क्या होता है? मेजरमेंट ऑफ एरिया, वॉल्यूम, लेंथ को कहा जाता है, कैलकुलेशन के सेंस में आता है। और जो है ना, होरोलॉजी किससे कहा जाता है? ड्राई, ये होता है स्टडी ऑफ मेजरिंग द टाइम वगैरह। ठीक है। और चाइनीज लैंग्वेज, हिस्ट्री, कल्चर को मालूम करने के लिए साइनोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, चाइनीज लैंग्वेज। तो स्टडी ऑफ ह्यूमन फेस फिजियोनोमी उससे कहा जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो वाज अपॉइंटेड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अंडर विच प्राइम मिनिस्टर? तो ये भी आपने याद रखना है कि जो है ना, जुल्फकार अली भुट्टो अपॉइंटेड हुए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर किस, कौन से प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम? फिरोज खान नून, नो चौधरी मोहम्मद अली, नूरुल अमीन, हुसैन शहीद रहमती। तो जो वार टाइम था दिसंबर 1971 का, तो पॉलिटिकल क्योस था। तो प्रेसिडेंट यहिया ने क्या किया था? सिविलियन पॉलिटिकल गवर्नमेंट को अनाउंस किया था। तो दिसंबर 1971 में नूरुल अमीन को अपॉइंटेड किया गया था एट्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो उस टाइम कौन थे? नूरुल अमीन थे, जब जुल्फकार अली भुट्टो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के काम कर रहे थे। अच्छा, उसके बाद एनालॉजी दी हुई है। एनालॉजी वैसे मैंने काफी दफा बताई हुई है कि एनालॉजी किससे कहते हैं। इसमें कोई रिलेशनशिप आपको दिया जाता है और उसके बाद एक कोई रिलेशनशिप पूछा जाता है। जैसे हैकू रेशु जापान दिया गया है, फिर सुनेट का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये क्या होते हैं। तो आपने याद रखना है हिको वर्ड जो है ये कौन होता है? ये हाईली डिसिप्लिन ट्रेडिशनल जापानीज पोएट थे। हैकू किसके? जापान के। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। और जो सुनेट थे, ये कहाँ से थे? ये थे इटली से। ये कहाँ से थे? इटली से थे। सिसली इटली की एक स्टेट थी, वहां से थे। ठीक है, तो ये सुनेट कहाँ से थे? फ्रांस, इटली, इंग्लैंड। तो ये इटली से थे। तो ये भी अगर एनालॉजी आ जाए तो आपको कम से कम पता होना चाहिए इसका। अच्छा, द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट सीसीआई जो पाकिस्तान में रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बिटवीन जुडिशरी एंड पार्लियामेंट, फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, प्रोविंसेस ओनली, सेनेट एंड नेशनल असेंबली। तो जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, ये एस्टेब्लिश की गई थी अंडर द आर्टिकल ऑफ 153। ये आपने याद रखना है। 153 आर्टिकल के जो है ना बुनियाद पे इसको बनाया गया था। और इसका काम क्या होता है? ये फेडरेशन एंड प्रोविंसेस के डिस्प्यूट्स देखती है। मतलब जब भी फेडरल और प्रोविंसेस के इश्यूज होते हैं तो ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है जो है ना इसको डिस्ट्रीब्यूट, जैसे वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, इंडस रिवर सिस्टम का इशू है, इलेक्ट्रिसिटी, नेचुरल गैस, या मोस्ट इंडस्ट्रीज का कंसेंसस है, फेडरल कारपोरेट्स का काम है। तो इनको ये चीज देखती है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। अच्छा, उसके बाद अटलस की एनालॉजी दी हुई है, मैप्स में एंथोलॉजी पूछा हुआ है। तो ये भी आपने याद रखना है, ये भी एनालॉजी है जो उसने स्पेसिफाई करके पूछा हुआ है। अटलस क्या होता है? बुक होता है जो कंपाइल्ड होता है स्पेसिफिकली मैप्स के लिए। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और एंथोलॉजी आपने याद रखना है, एंथोलॉजी इज अ बुक कंपाइल्ड स्पेसिफिकली फॉर पोएम्स। किसके लिए? पोएम्स के लिए कंपाइल्ड होता है। तो अटलस के साथ पोएम्स, और एंथोलॉजी, सॉरी, मैप्स और एंथोलॉजी के साथ पोएम्स आएगा। ये आपने याद रखना, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अच्छा, उसके बाद भी एनालॉजी है, नेक्स्ट भी पेलेंड्रोम, सेमेंट्री, पैराडॉक्स, वाट। ये भी एनालॉजी है, इसको समझते हैं। पेलेंड्रोम सबसे पहले समझेंगे कि पेलेंड्रोम और सेमेंट्री आपस में क्या है।
अच्छा, जो पेलेंड्रोम एक वर्ड या फ्रेज होता है या कोई नंबर होता है जिसको आप सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड सेम जो है ना रीड करते हैं, ये आपने वर्ड याद रखना है। मतलब फॉरवर्ड, आगे जो सेम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड आप उसको सेम प्रोनाउंस करेंगे या रीड करेंगे, उसको कहा जाता है पेलेंड्रोम। मसलन कैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे है मैडम। क्या? मैडम है ना, इसको अगर आप पढ़ते हैं इस तरीके से फॉरवर्ड तो ये क्या है, मैडम। अगर आप इसको बैक साइड से पढ़ते हैं तब भी आप पढ़ेंगे मैडम। ठीक है, MADAM, मैडम हो गया। ठीक है, तो इसको कहा जाता है पैलिंड्रोम। तो ये क्या है? ये करेक्टरिस्टिक्स हैं, सिमेट्री है आपस में, सेम है या रिजेंबल करते हैं। ठीक हो गया। तो पैराडॉक्स क्या होता है? पैराडॉक्स इज द स्टेटमेंट दैट इज सेल्फ कंट्राडिक्टरी। ठीक है, वो अपोजिट आइडियाज की भरी हुई होती है। तो इल्यूजन्स, आयरनी, एम्बिग्विटी, कंट्राडिक्शन ऑप्शन मौजूद है तो कंट्राडिक्शन हम करेंगे। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, ये भी क्या है, एक एनालॉजी दी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्टिस्ट वर्क वाज प्रेज्ड फॉर इट्स क्वालिटी ब्लेंडिंग एलिमेंट्स ऑफ surrealism विथ स्टार्क रियलिज्म। यहाँ पे इसने फिल इन द ब्लैंक्स मांगा है जो आपसे, कि इसमें क्या आएगा, वर्ड कौन सा आएगा, यूनिफॉर्म आएगा, मोनोटोनस, डेरिवेटिव्स, इक्लेक्टिक। तो यहाँ पे जो है ना क्या कहते हैं कि वर्ड हमसे पूछा है कि क्वेश्चन क्या है कि जो है ना कि आर्टिस्ट वर्क है वो उसका प्रेस किया गया उसकी क्वालिटी ब्लेंडिंग एलिमेंट्स में, तो बीच में कौन सा ऑप्शन आएगा? तो यहाँ पे यूनिफॉर्म, मोनोटोनस, डेरिवेटिव नहीं होगा, इक्लेक्टिक होगा। इक्लेक्टिक का क्या मतलब होता है? that something is made of selects of borrows of wide varieties of styles, आइडियाज, मेथड्स, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स, डाइवर्स सोर्सेज जब यूज किए जाते हैं तो उसके लिए ये वर्ड इक्लेक्टिक यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका कंटेक्स्ट में ये फिट हो रहा है कि आर्टिस्ट वर्क वाज प्रेज्ड फॉर इट्स इक्लेक्टिक क्वालिटी। ठीक है, तो डिफरेंट आइडियाज, मेथड्स, एलिमेंट्स यूज किए गए हैं, क्योंकि देखें ना ये वर्ड्स यूज किए हैं, क्वालिटी ब्लेंडिंग एलिमेंट्स ऑफ surrealism विद स्टार्क रियलिज्म। तो कंटेक्सचुअल मीनिंग के लिए इक्लेक्टिक वर्ड यहाँ पे बेस्ट होगा। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि द साइंटिस्ट थ्योरी वाज इनिशियली डिसमिस्ड एज बट लेटर एक्सपेरिमेंट प्रोवाइड कंपाइलिंग एविडेंसेस फॉर इट्स वैलिडिटी। तो यहाँ पे क्या स्टेटमेंट है कि सेंटेंस क्या इंडिकेट करता है कि साइंटिस्ट की थ्योरी पहले डिसमिस हो गई थी, बट बाद में जो एक्सपेरिमेंट में उसने एविडेंस जो है ना प्रोवाइड की, तो उसकी वैलिडिटी जो है ना कंप्लीट हो गई, या जो है ना करेक्ट प्रूव हो गई। सही कर, ये सेंटेंस का मतलब है। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हमें देना है क्या होगा जो इसके साथ फिट होना चाहिए। तो अभी हमारे पास वो वर्ड होना चाहिए जो फिट क्या हो, कि डिसमिस क्यों हुई, इसलिए क्योंकि अनबिलीवेबल थी, या एब्सर्ड थी, या रेडिकुलस थी, इसलिए डिस्पर्स हुई ना। ऐसा कोई वर्ड हमें चाहिए। प्लासिबल, इसका क्या मतलब होता है? ये जो है ना रीजनेबल या बिलीवेबल को कहा जाता है, तो ये फिट नहीं हो रहा है। कन्वेंशनल, ट्रेडिशनल के सेंस में ये भी फिट नहीं हो रहा। प्रीपोस्टोरस, प्रीपोस्टोरस का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो है एब्सर्ड हो कोई चीज, ये आपने याद रखना है। कोई चीज एब्सर्ड हो, अनबिलीवेबल हो, उसलिए प्रीपोस्टरस यूज किया जाता है। मतलब द साइंटिस्ट थ्योरी वाज इनिशियली डिसमिस्ड एज प्रीपोस्टरस, मतलब अनबिलीवेबल थी, एब्सर्ड थी, इसलिए उसको डिसमिस किया गया। बट बाद में जब एविडेंस वगैरह दी गई तो उसको करेक्ट माना गया, तो प्रीपोस्टरस यूज किया जाएगा, इसके लिए करेक्ट होगा। रिडंडेंट, अननेसेसरी को कहा जाता है, तो ये भी इसमें फिट नहीं रहा, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा इस ऑप्शन में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यूजिंग डबल नेगेटिव्स, एग्जाम्पल नॉट बेड टू मीन गुड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मतलब नॉट बेड जो है ये किसके सेंस में, गुड के सेंस में। तो ये किसका एग्जाम्पल है? यूफेमिज्म का है, स्पून फीडिंग का है, लाइटोटेस का है, मेलाप्रोपिज्म का है। तो ये भी क्या होते हैं, ये फिगर ऑफ स्पीच होती हैं कुछ इंग्लिश में, जिसको कहा जाता है लाइटोटेस। लाइटोटेस का क्या मतलब होता है कि कोई ऐसी पॉजिटिव आइडिया जिसको आप नेगेटिव से अपोज करते हैं, इसको लाइटोटिस कहा जाता है। जैसे नॉट बेड इसने दिया है ना, नॉट बेड का मतलब क्या है, गुड। मतलब नेगेटिव चीज थी उसको आपने पॉजिटिव में बता दिया। नॉट कॉमन, ठीक है, नॉट कॉमन, तो उसको हम कहेंगे कॉमन। ठीक है, नॉट इम्पॉसिबल, उसको आप कहेंगे पॉसिबल।
तो मतलब कोई भी चीज जिसको आप पॉजिटिव आइडिया इज एक्सप्रेस्ड बाय नेगेटिव या अपोजिट थिंग, तो उसको लाइटोटिस कहा जाता है। ये भी फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, बाकी यूफेमिज्म किसे कहा जाता है, ए ऑप्शन में ना यूफेमिज्म। यूफेमिज्म होता है कि आप कोई अच्छा वर्ड यूज करते हैं हार्श वन इंस्टीड ऑफ हार्श वन। जैसे डाई एक थोड़ा सा अजीब वर्ड है कि भाई द पर्सन इज डाइड। ठीक है, तो इसकी जगह आप बोले पास्ड अवे। तो ये क्या है, यूफेमिज्म अप्रोच है। यहाँ यूफेमिज्म जो है ना फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यू हैव हिस्ड ऑल माय मिस्ट्री लेक्चर्स इंस्टीड ऑफ मिस्ड ऑल माय लेक्चर्स एज एन एग्जांपल ऑफ एनाग्राम, होमोफोन्स, स्पूनेरिज्म, पैराडॉक्स। तो ये भी क्या है, ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसे कहा जाता है स्पूनेरिज्म। स्पूनेरिज्म का मतलब क्या होता है कि इनिशियल साउंड्स या लेटर्स दो वर्ड्स के एक्सीडेंटली चेंज हो जाएं, उनका एक्सप्रेशन चेंज हो जाए, उसको कहा जाता है स्पूनेरिज्म। जैसे हिस्ड किस में चेंज हो गया, मिस्ड में, या मिस्ड की जगह इसने हिस्ड डाल दिया। ठीक है, एम को एच में कन्वर्ट कर दिया सिंपली, इसको कहा जाता है स्पूनेरिज्म। मतलब ओरिजिनल सेंटेंस था कि यू मिस्ड ऑल माय लेक्चर्स। स्पूनराइज्ड सेंटेंस कैसे होगा, यू हैव हिस्ड माय ऑल लेक्चर्स। ठीक है, तो इसको कहा जाता है स्पूनरिज्म। तो ये भी फिगर ऑफ स्पीच आपको पता होना चाहिए। होमोफोन्स क्या होते हैं, वो वर्ड्स दैट साउंड्स अलाइक बट डिफरेंट इन मीनिंग। ठीक है, मतलब जो है ना अलग होगा, साउंड उनका सेम होगा, उनको कहा जाता है होमोफोन्स। ये 2023 सीसी में आया था। जैसे सी है और सी है, ये दोनों क्या है, इनकी मीनिंग तो चेंज है बट साउंड सेम है, होमोफोन से। राइट, RITH, और दूसरा राइट होता है। दोनों को प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, साउंड सेम है, बट दोनों का मतलब चेंज है, तो इसको कहा जाता है होमोफोन्स। ये आपने याद रखना है। ठीक। उसके बाद ये कुछ अभी एवरीडे साइंस के क्वेश्चन हैं, उनको भी देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स फेवर्स पेट्रोलियम फॉर्मेशन। कि कौन सी फॉर्म ऑफ रॉक्स जो हैं वो फेवर करती हैं पेट्रोलियम फॉर्मेशन में। ऑप्शन क्या है, सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, नन ऑफ दीज। तो पेट्रोलियम क्रूड ऑयल होता है या नेचुरल गैस होती है, तो ये फाउंड होता है कहाँ से, सेडिमेंट्री रॉक्स से। ठीक है, तो ये पेट्रोलियम जो प्रोसेस होता है, जनरेशन होती है, ये कहाँ से होता है, इसे सेडिमेंट्री रॉक से पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद इग्नियस रॉक, इनसे जो मैग्मा वगैरह या लावा होता है मोल्टेन, वो फिर सॉलिडिफाई होता है, उसको इग्नियस रॉक कहा जाता है। मेटामॉर्फिक रॉक में जो रॉक्स प्री एग्जिस्ट होती हैं, ठीक है, उसको मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाता है। तो पेट्रोलियम वगैरह क्रूड ऑयल सेडिमेंट्री रॉक से पाया जाता है। अच्छा, फिर नेक्स्ट है, वाई इज 12 वोल्ट कार बैटरी इज लीथल बट अ 12 वोल्ट ए बैटरी अरेंजमेंट इज हार्मलेस। तो क्यों जो है 12 वोल्ट कार की जो बैटरी है वो लीथल होती है। तो ये आपने याद रखना है, वेरी लो इंटरनल रेजिस्टेंस, वेरी हाई इंटरनल रेजिस्टेंस, वेरी हाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वेरी लो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि वेरी लो इंटरनल रेजिस्टेंट। ठीक है, वेरी लो इंटरनल रेजिस्टेंट की वजह से होता है ये। ओहम्स लॉ है फिजिक्स में। ठीक, ओहम्स लॉ जो इसको जो है ना ओवरटेक करता है कि हाउ इलेक्ट्रिक करंट बिहेव, जो है ना किस तरीके से बिहेव करता है वो वोल्टेज वगैरह। तो इसलिए इसमें क्या होता है, ये इसलिए लीथल होती है क्योंकि उनमें लो इंटरनल रेजिस्टेंट होता है। ये आपने याद रखना है, सिंपली। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये आपने याद रखना है, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट रेज बेंड व्हेन द मीडियम इज चेंज, लाइट डजंट कैरी मोमेंटम, नन ऑफ दिस। सो यहाँ पे आंसर क्या है कि लाइट डज नॉट कैरी मोमेंटम। ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो जो करेक्ट नहीं है, मतलब इनकरेक्ट हमें पहचाननी है, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि जो है ना आइंस्टाइन की थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसने बताया था कि लाइट एब्सोल्युटली डज कैरी मोमेंटम। लाइट मोमेंटम कैरी करती है, बट यहाँ पे सी ऑप्शन में लाइट डज नॉट कैरी मोमेंटम। तो ये जो है करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, बाकी सब सही है। ठीक है, ये आपने याद रखना है।
उसके बाद व्हाट कलर इज द सनसेट ऑन मार्स, मार्स के सनसेट पे कौन सा, सिंपल ही पूछा है, आपको बताया हुआ है, रेड प्लेनेट मार्स को कहा जाता है, ये आपको बताया हुआ है क्वेश्चन। तो ये इसने थोड़ा मोल्ड करके पूछा है, येलो ब्लैक रेड ब्लू, तो रेड जो प्लेनेट सनसेट होती है वो किस पे बनती है, जो है ना मार्स पे बनती है, ठीक है, ये आपने याद रखना। उसके बाद विच माउंटेन टॉप लाइज फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ सेंटर, विच कौन सा माउंटेन है जो टॉप लाई करता है और बहुत ही दूर है अर्थ के सेंटर से। माउंट एवरेस्ट, केटू, माउंट चेम्ब्रोसो, नागा पर्वत। तो माउंट चेम्ब्रोसो जो है, वैसे माउंट एवरेस्ट भी बड़ा है जियोग्राफिकली, बट वो हाईएस्ट अबोव द सी लेवल है, ठीक है। बट माउंट चेम्ब्रोसो जो है, जो इक्वेडोर में है, साउथ अमेरिका में है, या एंडिस माउंटेन में आता है, ये जो है ना क्लोजेस्ट प्लेस है ऑन अर्थ टू स्पेस, या फारदेस्ट फ्रॉम एब्सोल्यूट सेंटर ऑफ अवर प्लेनेट। तो ये माउंट चेम्ब्रोसो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है। विच प्लेनेट इज कंसिडर्ड एज द बॉडीगार्ड ऑफ अर्थ, बॉडीगार्ड ऑफ अर्थ किससे कहा जाता है, सिंपल क्वेश्चन है, जुपिटर को कहा जाता है, ठीक है, जुपिटर को बॉडीगार्ड ऑफ अर्थ कहा जाता है। सेटर्न पे क्वेश्चन क्या आता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स अगर पूछे जाएं तो वो सेटर्न पे होते हैं, तो जुपिटर को बॉडीगार्ड ऑफ अर्थ प्लेनेट भी कहा जाता है, ठीक है, ये आपने याद रखना। और सिंपल क्वेश्चन नेक्स्ट भी, हाउ मेनी टाइम जोन्स आर देयर ऑन अर्थ, अर्थ में टोटल टाइम जोन्स कितने होते हैं, 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन्स होते हैं, ठीक है, ये आपने याद रख। अगर क्वेश्चन आ जाए कि किस कंट्री के पास सबसे ज्यादा टाइम जोन्स होते हैं, वो है फ्रांस, फ्रांस के पास सबसे ज्यादा टाइम जोन्स होते हैं, कितने होते हैं, 12 वहां पे उसके पास। ये एमसीक्यूज भी इसमें बता दिया, ये आपने याद रखना। अच्छा, उसके बाद व्हाई डज कोल्ड वाटर जनरली क्वेंच थ्रस्ट बेटर देन वार्म वाटर, तो कोल्ड वाटर जल्दी आपकी प्यास को क्यों बुझा देता है एज कंपेयर टू द वार्म वाटर, क्या चीज होती है, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया, कोल्ड वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स स्टमक मसल्स, स्पीडिंग एब्जॉर्प्शन, cold water reduce oral temperature stimulating nerve ending, cold water dissolve salt faster in blood stream, cold water increase metabolism। तो कोल्ड वाटर क्या करता है, ओरल टेम्परेचर को रिड्यूस करता है और नर्व एंडिंग को स्टिमुलेट करता है। तो थरस्ट क्वेंचिंग होती है, ये नॉट अ केमिकल प्रोसेस होता है, बट इनसाइड योर स्टमक या ब्लड, बट ये रेगुलेट करता है न्यूरोलॉजिकल फीडबैक से भी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो जो माउथ या थ्रोट होती है वो सेंसिटिव टेम्परेचर रिसेप्टर या थर्मो रिसेप्टर से कनेक्टेड होती है, तो उसमें नर्व एंडिंग वगैरह होती है। तो जब कोल्ड वाटर हम पीते हैं तो सडन ड्रॉप ओरल टेम्परेचर फायर करता है या सिग्नल ट्रांसमिट करता है हाइपोथैलेमस को, जहाँ से थ्रस्ट रेगुलेशन सेंटर जहाँ ब्रेन होता है वो स्टिमुलेट होता है। तो कोल्ड वाटर क्या करता है, ओरल टेम्परेचर को रिड्यूस करता है और स्टिमुलेट करता है नर्व एंडिंग को, ये आपने याद रखना है, सही है। उसके बाद विच एवरीडे फिनोमेना बेस्ट डेमोस्ट्रेटेड चार्लेस लॉ, ये भी अभी फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो चार्लेस लॉ क्या होता है, फंडामेंटल गैस लॉ होता है सबसे पहले। वो क्या स्टेट करता है कि वॉल्यूम ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जो टेम्परेचर है उसके जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब वॉल्यूम ऑफ किसी भी अमाउंट ऑफ गैस का जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, वी इज ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो इसको कहा जाता है चार्लेस लॉ। तो यहाँ पे जो है ना ऑप्शन क्या है, बेलून श्रिंकिंग इन अ ब्रीज फ्रीजर, साल्ट डिसॉल्विंग फास्टर इनटू हॉट वाटर, आइस फ्लोटिंग ऑन जो है ना वाटर, क्लॉथ्स ड्राइंग इन सनलाइट। तो आपने याद रखना है कौन सा होगा, बैलून वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, बैलून श्रिंकिंग इन अ फ्रीजर। मतलब कोई टाइट बैलून है, उसको कंटेनर फिक्स अमाउंट ऑफ एयर उसमें मौजूद है और उसने आपने कांस्टेंट प्रेशर या रूम प्रेशर पे रख दिया, तो जब उसको फ्रीजर या कोल्ड एनवायरनमेंट में रखा जाएगा तो एयर मॉलिक्यूल्स अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज करेंगे या स्लो डाउन हो जाएंगे। तो क्या होगा, टेम्परेचर ड्रॉप होगा, तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा, वो भी श्रिंक होगा, सही हो गया। तो ये क्या हो रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो वो बाकी साल्ट डिसॉल्व करेंगे वाटर, हॉट वाटर में, तो ये थर्मोडायनामिक्स हो गया, आइस फ्लोटिंग ऑन वाटर, ये एक्सपांशन ऑफ वाटर है, क्लोथ क्लॉथ्स ड्राइंग इन सनलाइट, ये एवापोरेशन का काम है। तो ये ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो रहा है।
वाई डज सोप लेदर बेटर इन सॉफ्ट वाटर देन हार्ड वाटर? ठीक है, लेदर वाला सॉफ्ट सोप जो है वो बेटर है सॉफ्ट वाटर देन इन हार्ड वाटर में, क्यों होता है? तो कुछ ऑप्शंस क्या है? हार्ड वाटर आयंस फ्रॉम इनसॉल्युबल सॉल्ट विद सोप, सॉफ्ट वाटर इंक्रीज सरफेस टेंशन, हार्ड वाटर रिड्यूस माइसिस फॉर्मेशन, सॉफ्ट वाटर न्यूट्रलाइज फैटी एसिड्स। तो आपने याद रखना है कि सॉफ्ट वाटर जो है, सॉरी, हार्ड वाटर आयंस फ्रॉम इनसॉल्युबल सॉल्ट विद सोप, ए ऑप्शन जो है ना यहाँ पे करेक्ट होगा। ये भी केमिस्ट्री है। सोप किसका बना हुआ होता है? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स का, या लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, तो वो जब डिजोल्व होता है वाटर में तो सोप के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं ऑयल या डर्ट में, तो वो रेंसिड हो जाते हैं, रेंसिड अवे हो जाते हैं। तो हार्ड वाटर में वेरी हाई कंसंट्रेशन होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के। तो जब आप वो सोप यूज करते हैं हार्ड वाटर में, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम केमिकली डिस्प्लेस हो जाते हैं। ठीक है, तो हार्ड वाटर आयंस फ्रॉम इनसॉल्युबल सॉल्ट विद अ सोप, ये ऑप्शन जो है ना करेक्ट होगा यहाँ पे। अच्छा, विच प्रिंसिपल एक्सप्लेन व्हाई प्रेशर कुकर्स कुक फूड फास्टर? कौन सा प्रिंसिपल बताता है कि प्रेशर कुकर जो है फूड को फास्टर कुक करता है? क्या है? बॉयलिस लॉ, डाल्टन्स लॉ, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल्स, गे लुसिक्स लॉ? तो गे लुसिक्स लॉ जो है ये सही तरीके से डिफाइन करता है प्रेशर कुकर को कि हाउ टू कुक फूड फास्टर। मतलब इसका भी क्या होता है कि प्रेशर जो गिवन मास ऑफ गैस का होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ये होता है गे लोसेक्स लॉ। ठीक है, द कांस्टेंट प्रेशर कुकर इज जो है ना सील्ड स्पॉट में, तो मेटल वाल्स एक्सपेंड नहीं हो पाएंगे, और उसके अंदर जो प्रेशर और टेम्परेचर का जंप है वो भी इनसाइड हीट में ही रहता है, स्ट्रीम में ही रहता है। तो ये गेलोसिक्स लॉ है, बट इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सच क्वेश्चन आ जाए तो आपने गेलोसिक्स लॉ समझना है। ठीक है, नेक्स्ट सीसी के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए। अच्छा, उसके बाद व्हाई डज द ब्रेड राइज मोर क्विकली इन वार्म? जाहिर सी बात है, अगर वार्म किचन होगा वहां पे अगर आप ब्रेड रखेंगे तो क्या होगा? हीट एक्सेलरेट करेगी यीस्ट की रिस्पायरेशन को। ठीक है, तो जो यीस्ट होती है उसकी रिस्पायरेशन, जितनी ज्यादा गर्मी होगी तो उसकी रिस्पायरेशन ज्यादा बढ़ेगी, वो उसकी ग्रोथ बढ़ेगी, फर्मेंटेशन इंक्रीज होगी। ठीक है, फंगस की, तो यीस्ट की, फंगस की फर्मेंटेशन इंक्रीज होगी, तो वो क्या होगा? सेल्यूलर रिस्पायरेशन ज्यादा होगी, तो इससे ब्रेड जो होती है वो और खराब हो जाती है। अच्छा, विच मेटल इज कॉमनली यूज्ड इन टूथपेस्ट टू रिड्यूस द बैक्टीरियल ग्रोथ? कौन सी का मेटल यूज किया जाता है टूथपेस्ट में ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ को कम किया जाए? आयरन, कॉपर, जिंक को यूज किया जाता है। ठीक है, जिंक इन द फॉर्म ऑफ फ्लोराइड वगैरह जो टूथपेस्ट में यूज किया जाता है ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ वगैरह को रोका जा सके। सही, तो जिंक यूज किया जाता है टूथपेस्ट में। उसके बाद व्हाई डज द बटर मेल्ट फास्टर देन घी एट द रूम टेम्परेचर? बटर जो है वो मेल्ट करता है फास्टर घी से रूम टेम्परेचर पे। ये भी एक फेनोमेना पूछी गई है। क्यों? क्योंकि बटर हैज मोर वाटर कंटेंट। बटर में क्या होता है? वाटर ज्यादा होता है। बटर डेयरी इमल्शन में देखा जाएगा तो 82 मिल्क फेट होता है, 60% तो 80% वाटर होता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो और जो घी होता है ना उसमें मोस्ट प्रोबेबली 99% मिल्क फेट होता है, इसलिए तो बटर में पानी ज्यादा होता है, इसलिए रूम टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो जाता है। उसके बाद व्हाई डज लैक्टिक एसिड बिल्ड अप इन मसल्स ड्यूरिंग द इंटेंस इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं तो लैक्टिक एसिड बिल्ड होता है मसल्स में? क्यों होता है भाई? ऑप्शन क्या? ऑक्सीजन सप्लाई इज इनसफिशिएंट, बायरोबिक रिस्पायरेशन, एटीपी प्रोड्यूस स्टॉप कंप्लीटली, मसल्स फाइबर ब्रेक डाउन, प्रोटीन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट एक्सेसिवली। तो आपने याद रखना है कि ऑक्सीजन सप्लाई जो है इनसफिशिएंट हो जाती है ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज। तो इससे क्या होता है? एरोबिक ऑक्सीजन के साथ होती है, एनारोबिक विदाउट ऑक्सीजन मेटाबॉलिज्म होती है। तो क्या होता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई इनसफिशिएंट हो जाती है फॉर एरोबिक रिस्पायरेशन। तो इसकी वजह से क्या होता है? मसल्स में लैक्टिक एसिड बिल्टअप हो जाते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद व्हाई डज ड्रिंकिंग टू मच वाटर इन अ शॉर्ट टाइम काजेस हार्म? एक ही टाइम पे अगर आप ज्यादा पानी पियेंगे तो आपके लिए नुकसान कहानी है। क्यों? क्योंकि उसमें एक्सेस वाटर डाइल्यूट सोडियम लेवल्स इन ब्लड, किडनी स्टॉप फिल्टरिंग, वाटर रिएक्ट्स विद हेमोग्लोबिन, वाटर इंक्रीज ब्लड विस्कोसिटी।
क्यों? क्योंकि एक्सेस वाटर डाइल्यूट करता है सोडियम लेवल्स को ब्लड में। ठीक है, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है या डेंजरस होता है, जिसको हाइपोएट्रीमिया भी कहा जाता है, या वाटर इंटॉक्सिकेशन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो सोडियम इलेक्ट्रोलाइट होता है आपके ब्लड में, वो केमिकल मैनेजर या मेंटेनिंग ऑफ प्रेफरेबल बैलेंस ऑफ फ्लूइड्स को रखता है। अगर आप ज्यादा देर तक लेंगे तो मसल्स को वो फायर करता है करेक्टली। ठीक है, तो एक्सेस वाटर दिए पिएंगे शॉर्ट टाइम पीरियड में तो सोडियम डाइल्यूट हो जाएगा ब्लड में, जो लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम होती है। व्हाई डज द स्टमक सीक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl? क्यों करता है? सिंपल सा क्वेश्चन है। तो डिसॉल्व फैट टू एक्टिवेट पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन, न्यूट्रलाइज बाइल सॉल्ट, एब्सॉर्ब ग्लूकोज। तो HCl जो स्टमक में मौजूद होता है, ये क्या करता है? ये पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन में। ठीक है, ठीक है, पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन में। क्यों? क्योंकि वहां पे स्मॉलर पेप्टाइड्स मौजूद होते हैं या पेप्सिन मौजूद है, उनको ब्रेक डाउन करने के लिए पेप्सिनोजन यूज किए जाते हैं, एंजाइम्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो एक्टिवेट पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन। वाई डू द रेड ब्लड सेल लेक न्यूक्लियस? रेड ब्लड सेल में अभी जो आरबीसीज होती है, इनकी लाइफ साइकिल क्या होती है? ये आपने याद रखना है, 120 दिन होते हैं, 120 डेज। और WBC जो होते हैं वाइट ब्लड सेल, ये 5 से 21 दिन के होते हैं। लाइफ साइकिल, लाइफ स्पैन इनका सॉरी बता रहा हूँ। और तीसरे होते हैं प्लेटिलेट्स। ठीक है, तो ये 3 किस्म के ब्लड सेल्स होते हैं। जो आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल होते हैं, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता है। ये आपने याद रखना है। क्या नहीं होता? न्यूक्लियस नहीं होता। क्यों नहीं होता? वही वजह पूछ रहा है, टू रिड्यूस ऑक्सीजन कंजम्पशन। रेड ब्लड सेल का काम ही होता है ऑक्सीजन प्रोवाइड करना बॉडी में। क्या करना? ऑक्सीजन प्रोवाइड। तो अगर न्यूक्लियस नहीं है तो वो रिड्यूस ऑक्सीजन कंजम्पशन, ये तो नहीं होगा, ये तो इसका मेन फंक्शन है। तो मैक्सिमाइज स्पेस ऑफ हेमोग्लोबिन, ये करेक्ट होगा। इसलिए न्यूक्लियस नहीं होता है, क्योंकि उसमें एरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड सेल में एक पार्ट होता है हेमोग्लोबिन का। ठीक है, हेमोग्लोबिन प्रोटीन्स का पार्ट होता है, उसके लिए स्पेस नेसेसरी होती है, उसको मैक्सिमाइज करने के लिए रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। वाई डज अल्कोहल एक्ट एक्ट एज अ डिप्रेसेंट ऑन नर्वस सिस्टम? जो है ना, अल्कोहल जो लोग लेते हैं वो डायरेक्ट डिप्रेसेंट होता है। तो वो कौन से नर्वस सिस्टम पे, नर्वस सिस्टम में जाके किस चीज को ब्लॉक करता है? डोपामाइन को ब्लॉक करता है, गाबा की एक्टिविटी को एनहेंस करता है, सेरोटाइन को रिलीज करता है, या नर्व कंडक्शंस को एक्सेलरेट करता है? तो आपने याद रखना है, यहाँ पे एक जाइलाजीन ड्रग भी आता है, एनेस्थीसिया वगैरह जो दिया जाता है, तो उनमें क्या होता है, गाबा की जो एक्टिविटीज होती है, इस ये क्या हो जाती है, ये इनहेंस हो जाती है। गाबा क्या होता है? नेचुरल ब्रेक होता है, जिसको गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड कहा जाता है। न्यूरो ट्रांसमीटर होता है ह्यूमन ब्रेन में। ठीक है, ये अगर इनहेंस हो गया, रिसेप्टर के साथ ब्लॉक हो गया, तो नर्व की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, एंजाइटी वगैरह रिड्यूस हो जाती है, डिप्रेशन, नींद आना शुरू हो जाती है, और इससे आदमी उसमें चला जाता है, क्या कहते हैं, एनेस्थीसिया में, या अनकॉन्शियस हो जाता है। तो अल्कोहल भी क्या करता है, गाबा की एक्टिविटी को एनहेंस कर देता है। ये जाके फिर ये क्लोराइड आयन पे जाके बाइंड करते हैं, ये फिर फुल केमिस्ट्री है, तो इसमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद विच ऑर्गेनल इज मोस्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन इन लिवर सेल? लिवर सेल की ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है? लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी ऑपरेटस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो दो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो राइबोसोम्स, या उसमें लिपिड सिंथेसिस होती है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होती है, तो वो लिवर के साथ क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सही होगा, जो आपने याद रखना। तो लिवर क्या है, ये प्राइमरी डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। ठीक हो गया, तो वहां पे फिर ये साइटोक्रोम P450 टॉक्सिन्स वगैरह बनते हैं, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भेजता है, वहां पे सोल्यूबिलिटी वगैरह होती है। ये बाकी लाइसोसोम्स क्या होते हैं, इनको जो है ना, क्या कहते हैं, गार्बेज डिस्पोजल भी कहा जाता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। और गाल्जी अपरेटस स्टोरिंग एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन का काम करते हैं। ठीक हो गया, तो ये आपने याद रखना है, सबके बता दी। वाई डज द हार्ट रेट इंक्रीज ड्यूरिंग? जब आप एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, तो आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। क्यों हो जाता है?
वेगल स्टिमुलेशन इंक्रीज हो जाती है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन रिलीजिंग नॉरएपिनेफ्राइन, ऑक्सीजन डिमांड डिक्रीज हो जाती है, पैरासिम्पैथेटिक टोन इंक्रीज हो जाती है। जब भी याद रखें तो यहाँ पे एक सिस्टम इंक्रीज होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम। तो सिंपैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होता है, वो रिलीज करता है जो है ना नॉरएपिनेफ्रिन को, जिससे क्या होती है फाइट फाइट रिस्पांस या इमरजेंसी रिस्पांस इंक्रीज होते हैं। ठीक हो गया। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किसको एनहेंस करता है, फाइट टू फाइट या इमरजेंसी रिस्पांस को। तो उसमें क्या होता है, हार्ट बीट इंक्रीज होती है, जो है ना ये चीज होती है, या स्टूल आता है बहुत फ्रीक्वेंटली। तो ये इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज जितने भी होते हैं सारे ज्यादा होते हैं। तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज भी क्या होता है, आप ज्यादा थके हुए होते हैं, ज्यादा रनिंग करते हैं, तो इससे क्या होता है सिंपैथेटिक या नॉरएपिनेफ्रिन इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये रिस्पॉन्सेज होते हैं। वाई डज डायबिटीज मेलिट्यूस काज फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, या जिसको पोलीयूरिया भी कहा, पोलीयूरिया भी क्या होता है जब ज्यादा यूरिन आता है। ठीक है। तो डायबिटीज मेलिट्यूस टाइप होता है डायबिटीज का, जिसमें क्यों यूरिन ज्यादा आता है, ग्लूकोज इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर, इंसुलिन इंक्रीज वाटर, ग्लूकोज डैमेज किडनी, ग्लूकोज रिड्यूस एडीएच सीक्रेशन। तो आपने याद रखना है इसमें क्या होता है, ग्लूकोज इंक्रीज करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को इन रीनल टोब्यूल्स। ठीक हो गया। करेक्ट आंसर क्या है, ये होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि यूरिन जो है वो ज्यादा आता है। नॉर्मल कंडीशन में तो किडनी फिल्टर करती है ग्लूकोज को आउट ऑफ द ब्लड, किडनी ट्यूब्यूल्स या नोफ्रॉन्स में। बट जब ब्लड डज नॉट वेस्ट, जो है ना क्या कहते हैं, वेस्ट नहीं कर पाता है वेरिएबल एनर्जी सोर्सेज को, तो वो ट्रांसपोर्ट करता है या रीएब्सॉर्ब करता है ग्लूकोज को बैक टू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक हो गया, बिफोर टर्निंग इनटू द यूरिन। तो इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है, ग्लूकोज जब इंक्रीज होता है, तो ये तब होता है जब डायबिटीज मेलिटियस कंडीशन होती है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है कि व्हाई डज अ बाइसाइकिल रिमेन स्टेबल व्हेन मूविंग बट टॉपल इजीली व्हेन स्टेशनरी। तो जब चलती है तो ठीक होती है, स्टेबल होती है। जब स्टैंडिंग पोजीशन में होती है, स्टेशनरी पोजीशन में, अनमूवेबल पोजीशन में होती है, तो वो टॉपल हो जाती है, गिर जाती है। तो क्या होता है, ये होता है गेरियोस्कोपिक इफेक्ट ऑफ रोटेटिंग व्हील्स का होता है, गेरियोस्कोपिक, जिसकी मदद से एक फोर्स जनरेट होता है जो स्पिनिंग करता है व्हील्स को। तो एंगुलर मोमेंटम, ये भी थोड़ा फिजिक्स के मैकेनिज्म में आ जाएगा, आपने जस्ट एमसीक्यूज याद रखना है। ठीक है। जब भी बाइसाइकिल वगैरह मूव करेगी या टिल्ट होगी स्लाइटली टू द लेफ्ट साइड, तो एंगुलर मोमेंटम फ्रंट व्हील का क्या होता है, वो टिल्टिंग फोर्स यूज करता है। ठीक है। तो वो उसको गिरने नहीं देता, तो इसकी वजह से ये स्टेबल रहती है ड्यूरिंग मूविंग। Why does a spinning ice skater speed up when pulling their arms inward? तो स्केटर जो स्पीड अप में इनवर्ड्स अपनी आर्म्स को इनवर्ड मूव करते हैं, तो वो जो है ना क्या होता है उस टाइम, काइनेटिक एनर्जी मसल से इंक्रीज होती है, टॉर्क होता है, रिडक्शन इन फ्रिक्शन, कन्वर्जन, कंजर्वेशन इन एंगुलर मूवमेंट। तो आपने याद रखना है। तो स्पिनिंग आइस स्केटर को जब स्पीड अप किया जाएगा और आर्म्स को इनवर्ड मूव किया जाएगा, तो इंक्रीज होती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद क्या चीज है, सॉरी, यहाँ पे होगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये भी क्या है, रोटेशनल फिजिक्स का एग्जांपल होता है, ये लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है। जब जो टर्निंग फोर्स होता है एक्ट करता है स्पेनिंग सिस्टम पे। ठीक है, किस पे, स्पेनिंग सिस्टम पे, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम सिस्टम कंप्लीटली कांस्टेंट रहता है। ठीक है। तो जब आर्म्स इनवर्ड पुल करती हैं तो कंजर्वेशन हो जाती है एंगुलर मोमेंटम की। ठीक है। तो ये भी फिजिक्स से रिलेटेड थोड़ा सा दिया हुआ था क्वेश्चन। व्हाई डज एमआरआई यूज स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग टेक्नोलॉजी जो होती है, वो जो है ना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड क्यों यूज करते हैं, टू अलाइन हाइड्रोजन न्यूक्लाई इन द बॉडी, टू हीट टिश्यूज, फॉर इमेजिंग आयोनाइज एटम्स इन द सेल, टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन इन द बॉडी। तो आपने याद रखना है क्यों जो है ना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड यूज करती है, क्योंकि टू अलाइन हाइड्रोजन न्यूक्लाई इन द बॉडी। एमआरआई क्या करती है, ये टारगेट करती है हाइड्रोजन प्रोटॉन्स को। ठीक है। तो वो अलाइन करती है, स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड यूज करती है ताकि वो अलाइन कर सके हाइड्रोजन न्यूक्लाई को बॉडी में, और इमेज वगैरह क्रिएट हो सके।
हाउ डज डॉपलर इफेक्ट हेल्प इन इकोकार्डियोग्राफी? इकोकार्डियोग्राफी में डॉपलर इफेक्ट किस तरीके से मदद करता है? तो डॉपलर इफेक्ट समझना होगा, वो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव्स में जो चेंजेस आती हैं, या जो मोमेंटम में या वेव सोर्सेज में चेंजेस आती है, इसको ये डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है। तो ये जो ट्रांसड्यूसर वगैरह इसी इको वगैरह में लगाया जाता है, तो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव यूज किए जाते हैं अल्ट्रासाउंड में बॉडी में, ताकि ब्लड सेल्स वगैरह की मूवमेंट को देखा जाए। तो ये क्या करता है, डिटेक्ट करता है फ्रीक्वेंसी शिफ्ट इन अल्ट्रासाउंड वेव्स रिफ्लेक्टेड बाय मूविंग ब्लड। ये जो मैंने बात बता दी है वही सेम लिखी हुई है, ये डॉपलर इफेक्ट करता है, मतलब फ्रीक्वेंसी वगैरह शिफ्ट होती है ब्लड सेल्स में टूवर्ड्स। Which phenomena explain why distant galaxies appears to move away faster the farther they are? मतलब कौन सी फेनोमेना एक्सप्लेन करती है डिस्टेंट गैलेक्सीज, जो दूर की गैलेक्सीज हैं, वो अपीयर होती हैं टू मूव अवे फास्टर द फार्दर दे आर, जितनी दूर होती हैं वो मूव अवे फास्टर हमें नजर आती हैं। तो कौन सी हमें ये लॉ बताता है? न्यूटन्स लॉ, डॉपलर्स इफेक्ट, हबिल्स लॉ, ग्रेविटेशनल लेंसिंग। तो आपने याद रखना है, हबिल्स लॉ जो है ये हमें बताता है लॉ ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसमें जो वेलोसिटी ऑफ गैलेक्सीज होती है कि हाउ फास्ट इट अपीयर्स टू बी मूविंग अवे फ्रॉम अस, कितनी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है वो डिस्टेंस ऑफ अर्थ से, कि कितना दूर स्पीड से वो हमसे दूर जा रही है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ऑफ अर्थ है, इसको कहा जाता है हबिल्स लॉ। ठीक है, तो ये इस स्टेटमेंट को ये हबिल्स लॉ ही डिफाइन करता है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि विच गैस इज यूज्ड इन फ्लोरोसेंट लैंप्स जो होते हैं, इसमें कौन सी ज्यादा, सिंपल क्वेश्चन है, अर्गान गैस जो होती है ये यूज की जाती है। ठीक है, which isotope ratio is most commonly used to determine the age of earth oldest rocks जो होती हैं अर्थ में, इसमें कौन सा आइसोटोप्स है जो उसकी एज को डिटरमाइन करता है? रुबेडियम, कार्बन एंड नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड आर्गन, यूरेनियम एंड लीड जो होते हैं, यूरेनियम 238, लीड 206, ये आइडेंटिफाई करते हैं ओल्डेस्ट रॉक्स की एज को, कि हाउ बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड, ये जियोलॉजिस्ट वगैरह यूज करते हैं। तो रेडियोमेट्रिक डेटिंग वगैरह जो होती है उसको होता है, यूरेनियम को यूज किया जाता है। विच मिनरल इज कंसिडर्ड मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ्स मेंटल? अर्थ का जो कोर मेंटल क्रस्ट पार्ट होते हैं ये, इसके में मेंटल में सबसे ज्यादा अबंडेंट मिनरल कौन सा होता है, ये आपने याद रखना है, उसे कहा जाता है ओलिवाइन। क्या कहा जाता है? ओलिवाइन कहा जाता है, ये अपर मेंटल में मौजूद होता है ओलिवाइन। द मोरोविक डिसकंटिन्यूटी या मोहो डिसकंटिन्यूटी सेपरेट विच टू लेयर्स ऑफ अर्थ? ये मोहोविक डिसकंटिन्यूटी किन दो लेयर ऑफ अर्थ को सेपरेट करती है? लिथोस्फेयर, एसिम्थोस्फेयर, क्रस्ट एंड मेंटल, मेंटल एंड आउटर कोर, इनर एंड आउटर कोर। यहाँ पे आपने याद रखना है, ये मोरोविक डिसकंटिन्यूटी सेपरेट करती है क्रस्ट एंड मेंटल को। ये लेयर होते हैं अर्थ के भाई, उनको सेपरेट करती है आपस में, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन है एवरीडे साइंस, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग द हेलोजेंस, हेलोजेंस में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होता है? सिंपल ही आपने याद रखना है, फ्लोरीन, F2 भी इसको कहा जाता है, फ्लोरीन। ठीक है, तो ये हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है सब में से। विच प्रोसेस रिलीजेस द मोस्ट एनर्जी पर यूनिट मास? सबसे ज्यादा एनर्जी कौन रिलीज करता है, ये आपने याद रखना है। तो वो होता है फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लाई। जब इनकी आपस में फ्यूजन होती है तो यहाँ से केमिकल एनर्जी बहुत ही ज्यादा रिलीज होती है पर यूनिट मास। द हार्डनेस ऑफ वाटर इज मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, वाटर में जो हार्डनेस होती है वो किसकी वजह से मौजूद होती है? तो आपने याद रखना है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस की वजह से मौजूद होती है। तो ये आपने याद रखना है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक हो गया, यहाँ तक एवरीडे साइंस का पोर्शन भी खत्म था। अभी आते हैं इंग्लिश पे। द वर्ड इज लोगोबोरियस। लोगोबोरियस का क्या मतलब होता है? सिंपली आपने याद रखना है, लोगोबोरियस कहा जाता है सेड के सेंस में, ठीक है, मोरन फॉल के सेंस में, और उसके बाद डोलफुल के सेंस में, ये सब सेड के सेंस में, दुखी के सेंस में। तो चीयरफुल, एनर्जेटिक, ये अपोजिट है ब्राइट, तो मोurnful जो होता है लोगोबोरस उसे कहा जाता है। द सिनोनिम ऑफ पार्सिमोनियस, पार्सिमोनियस कहा जाता है जो बहुत ही इकोनॉमिकली थ्रेफ्ट होते हैं या फ्रूगल होते हैं, कंजूस के सेंस में, बस पैसा सोच समझ के खर्च करते हैं, उनको कहा जाता है पार्सिमोनियस।
एक्सट्रीमली फ्रूगल तो उसके लिए जनरस, तो सकी इंसान, ऑनेस्ट, ब्रेव, स्टिंगी पीपल्स को कहा जाता है पार्सिमोनियस। ठीक है, ये आपने याद रखना है। पार्सिमोनियस स्टिंगी को कहा जाता है। मुनीफिसेंट, म्यूनिफिसेंट किसे कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। सकी दिल इंसान को, जनरस को कहा जाता है मुनीफिसेंट। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, जनरस हो, एल्ट्रुइस्टिक हो, ये काफी वर्ड है इसके लिए, बाकी ये तो अपोजिट हो गए। पाल्क्रिटियाइट, पाल्क्रिट्यूड किसे कहा जाता है, पाल्क्रिट्यूड कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। ग्रेट ब्यूटी को ब्यूटीफुल के सेंस में, खूबसूरती के सेंस में, एलिगेंट के सेंस में। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो स्ट्रेंथ, विजडम, वेल्थी, ब्यूटी के सेंस में पाल्क्रिट्यूड कहा जाता है। एफिमरल, ये मैंने डिजीज भी पढ़ाई हुई है। एफिमरल फीवर होता है जिसको 3 डे सिकनेस भी कहा जाता है, रेब्डो वायरस से होता है। 3 दिन का बुखार होता है, टेम्पररी होता है। तो टेम्पररी इसका होगा सेननियम। ठीक है। इंटरनल किसे कहते हैं, जो लॉन्ग लास्टिंग होता है, ज्यादा देर तक होता है। और टेम्पररी का वर्ड फ्लीटिंग भी आपने याद रखना है, फ्लीटिंग भी यूज किया जाता है, ट्रांजिएंट भी यूज किया जाता है। ठीक है। द एंटोनियम ऑफ रिकाल्सिट्रंट, रिकाल्सिट्रंट का एंटोनियम पूछा है, तो ये आपने याद रखना है। रिकाल्सिट्रंट एडजेक्टिव होता है, तो ये किसके सेंस में यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है स्टबर्न के सेंस में। जो जिंदा वो करते हैं, जिद करते हैं, रेजिस्ट करते हैं किसी चीज को, उनको रिकाल्सिट्रेंट कहा जाता है। डी ऑप्शन, जैसे इसका सिनोनिम है स्टबर्न, तो एंटोनिम इसका क्या होगा, ओबीडेंट होगा। जो बहुत ही ओबीडेंट हो, फर्ज शनास हो, ये इसका एंटोनिम है। उसके बाद है एंटोनिम ऑफ एंटी डाइल्यूवियन। एंटी डाइल्यूवियन किसे कहा जाता है, एंटी डाइल्यूवियन कहा जाता है जो ओल्ड होते हैं, ओल्ड फैशन लोग होते हैं, एंशियंट होते हैं, उनको एंटी डाइल्यूवियन कहा जाता है। एंशियंट, ओल्ड फैशन, एराक, एराकिक लोग होते हैं, आर्किक। तो एंटोनिम क्या होगा, मॉडर्न होगा, जो मॉडर्न एजेड में होंगे। ठीक है, तो ये आपने याद रखना। जेजून, एंटोनिम ऑफ जेजून किसे कहा जाता है, जेजून कहा जाता है इमेच्योर को। इमेच्योर, चाइल्डिश, नेव, ये सारे इसके सिनोनिम, एंटोनिम सफोस्टिकेटेड होगा, ये आपने याद रखना है। ठीक है, चाइल्डिश, इमेच्योर, डल, ये सारे इसके सफोस्टिकेटेड वो होता है जो स्टाइल या हाईली कॉम्प्लेक्स हो, चाहे मेच्योर होता है, इसको कहा जाता है। तो जेजून का ये होगा। रीसेंट डाइट, द एंटोनिम ऑफ रीसेंट डाइट का भी एंटोनिम पूछा हुआ है। रीसेंट डाइट किससे कहते हैं, ये भी एक एडजेक्टिव होता है। ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या फील्ड ऑफ जो हिडन नो फ्रॉम व्यूज, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो, उसको रीसेंट डाइट कहा जाता है। ठीक है। ऑब्सक्योर हो, इजोटेरिक हो, प्रोफाउंड हो, तो सिंपल इसका एंटोनिम होगा, ये आपने याद रखना है। द एंटोनिम ऑफ इनकोएट, इनकोएट वर्ड का क्या मतलब होता है, इसका क्या पूछा है, एंटोनिम पूछा है। इनकोएट का मतलब होता है रेड्यूमेंट्री हो, जो अंडर डेवलप्ड हो, अनफार्म्ड हो, जो अभी चीज पुरानी हो, बनी नहीं हो। तो अनफार्म्ड, रेड्यूमेंट्री, सारे इसके प्रिमिटिव हो। एंटोनिम क्या होगा, डेवलप्ड होगा, जो चीज डेवलप हो चुकी है। ठीक है, तो ये कुछ सिनोनिम एंटोनिम्स थे जो हमने किए। द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एजिंग, तो उनके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट, एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन, ओरेंथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड्स, ऑर्निथोलॉजी, गेरंटोलॉजी किसे कहा जाता है, स्टडी ऑफ जो है ना गेरियाटिक्स, जेरियाटिक्स या एजिंग को कहा जाता है, जो ओल्ड पीपल की एजिंग होती है, ग्रंटोलॉजी उसे कहा जाता है। या जेरियाटिक्स कहा जाता है, या जेरंटोलॉजी उसे कहा जाता है। द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर एक्सपर्ट इन राइटिंग बाय हैंड, कौन सा एक्सपर्ट होता है जो हैंड से, इसको क्या कहा जाता है, फुनाम्बुलिस्ट, चायरोपोडिस्ट, चायरोग्राफर, सोमनिल्यूकिस्ट। तो चायरोग्राफर्स जो होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं इन राइटिंग बाय हैंड। ठीक है, चायरो मतलब हेड, ग्राफर मीन्स टू राइट, वन हु राइट्स। चायरोग्राफर, वन हु एक्सपर्ट इन राइटिंग बाय हैंड्स, ये आपने याद रखना है। फ्यूनाब्यूलिस्ट उसे कहते हैं जो वाह करते हैं रूप पे, रोप्स वगैरह जो पे जो वाह करते हैं, उनको फोनाब्यूलिस्ट कहा जाता है, ये वर्ड भी आपने याद रखना है। द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ श्रोएश, लाउड माउथेड फीमेल, नोटोरियस, इनकोरिजेबल, वेरागो, टोटोटेटलर, क्या 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 कहा जाता है। नोटोरियस तो वो जो नेगेटिव सेंस में फेमस होता है, नोटोरियस। इनकोरिजेबल, जो चीज जो है ना करेक्ट नहीं होती है, उनको नॉट करेक्ट, इनकोरिजेबल। विरागो आपने वर्ड याद रखना है। अलाउड, एग्रेसिव वुमेन, जो बहुत ज्यादा वुमेन बात करती है लाउडली,
तेज एग्रेसिव होती है उनको विरागो कहा जाता है। टेटोटलर किसे कहा जाता है? जो अल्कोहल वगैरह नहीं पीता है, ठीक है। वन हु ड्रिंक्स जीरो अल्कोहल, उसको या उसने जिंदगी में कोई नशा नहीं किया हो, टेटोटलर उसे कहा जाता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर वन हु लव्स एंड एडमायर्स द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश को पसंद करता हो, इंग्लैंड वालों को, एंड्रोफाइल उसे कहा जाएगा। फाइलेंडरर, मार्टिनेंट, एंग्लोफाइल। तो आपने याद रखना है, एंग्लो मीन्स इंग्लैंड, फाइल मीन्स लविंग, एंग्लोफाइल इज लविंग या एडमायर्स ऑफ ब्रिटिश, जो उनकी तारीफ वगैरह करता हो उनको एंग्लोफाइल कहा जाता है। द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ बैटल अगेंस्ट द गॉड्स, गॉड्स के अगेंस्ट जो बैटल होती है उनको क्या कहा जाता है? थियोमेनिया, पेंथीस, थियोमेकी, थियोक्रेसी। तो आपने याद रखना, थियोमेकी जो होती है बैटल अगेंस्ट द गॉड्स, जो खुदा के अगेंस्ट हो, तो उनको क्या कहा जाता है? थियोमेकी कहा जाता है। यह आपने याद रखना है। तो चलो यहाँ तक करते हैं क्वेश्चन, फिर थर्ड सीरीज भी इसकी लाएंगे, फिर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ये कुछ चीजें अभी रहती हैं, थक भी गए बहुत, बाकी कुछ रहते हैं क्वेश्चंस, तो इनको लास्ट सीरीज करके थर्ड उसमें कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया।